हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 7th चैप्टर को स्टार्ट किया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने राइट टू इक्वलिटी को कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके सारे प्रोविजंस को हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया था, जिसमें कि आर्टिकल 14 था इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 15 था प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 था इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो आर्टिकल 16 था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था। आर्टिकल 17 हमने कल ही अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था, जिसमें हमने पढ़ा था अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, कि जो ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है इसको क्या करना चाहिए, कंप्लीटली अबॉलिश कर देना चाहिए। और नेक्स्ट आर्टिकल था राइट टू इक्वलिटी में जो लास्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स। इसमें हमने पढ़ा था कि ऐसे कौन कौन से टाइटल्स हैं जो कि जिनको क्या है यूज़ नहीं किया जा सकता है, लेकिन मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आर्टिकल 18 के प्रोविजंस को क्या करते हैं, वॉयलेट नहीं करते हैं। और साथ ही जो ये आर्टिकल 18 का प्रोविज़न है स्टूडेंट्स, इसमें ये कहा गया था कि जो क्या है हेरिडिटरी के बेसिस पर जो टाइटल्स दिए जाते थे नोबल्स को ब्रिटिश टाइम्स पे, ठीक है, उन्हीं को क्या किया गया था, हटाया गया था, अबॉलिश किया गया था मेनली। ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, ताकि सभी लोगों के लिए क्या है इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल। ठीक है, सबके लिए जो है वो इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल के प्रिंसिपल पर क्या हो, काम हो सके। इसीलिए इस आर्टिकल 18 में ये प्रोविज़न किए गए थे कि जो भी मिलिट्री टाइटल्स जो आप मेरिट के अकॉर्डिंग या अपनी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर आप अटेन कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और जैसे ही एक तो एकेडमिक टाइटल्स बताया था और नेक्स्ट बताया था मैंने कि कौन से टाइटल्स से एकेडमिक टाइटल्स के अलावा जिन्हें लगाया जा सकता है मिलिट्री टाइटल्स से, कि जैसे कोलोनल, जनरल, ये सब जितने भी इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इन जगह जो भी टाइटल्स यूज़ होते हैं इनको भी क्या माना जाएगा, इनको क्या है वैलिड माना जाएगा। उसके बाद तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा राइट टू इक्वलिटी, जिसमें कि हमने आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक के सारे प्रोविजंस को स्टडी कर लिया था और इन सारे आर्टिकल्स को काफ़ी डीपली पढ़ने की कोशिश की थी। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइट टू फ्रीडम। ठीक है स्टूडेंट्स, और जिस प्रकार से जो राइट टू इक्वलिटी है इसके जो प्रोविजंस थे वो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के अंडर कवर्ड थे, वैसे ही जो ये राइट टू फ्रीडम आज हम पढ़ेंगे, आज स्टार्ट करेंगे इसको, ये आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 तक इसके प्रोविजंस जो हैं वो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम आर्टिकल 19 को पढ़ेंगे, जिसमें कि क्या है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स जो है, जो था कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है, असेंबली का है, एसोसिएशन का है, मूवमेंट का है, रेजिडेंस और प्रोफेशन का है, उसको हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम आर्टिकल 20 पढ़ेंगे, आर्टिकल 21 पढ़ेंगे जो कि प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए होता है, आर्टिकल 20 पढ़ेंगे जो कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस के लिए होता है, कि किसी भी पर्सन ने, अक्यूज्ड पर्सन ने क्या किया है, अगर कोई भी ऑफेंस कर दिया है तो क्या है उसके ऊपर स्टेट क्या करे, कोई भी आर्बिट्रेरी उसको पनिशमेंट ना दे। तो इसीलिए क्या होता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 किसी भी अक्यूज्ड पर्सन के प्रोटेक्शन के लिए, उसके फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। और आर्टिकल 21 तो सभी लोग जानते होंगे, ये क्या है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए। उसके बाद स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है आर्टिकल 21 है, जो कि बाद में लाया गया था। जैसे कब लाया गया था, इसे लाया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू। ठीक है, 2002 में लाया गया था, वो था आर्टिकल 21A, जिसमें कि क्या है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन।
ठीक है, जो कि क्या है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें ये प्रोविज़न किया गया था आर्टिकल 21A में कि जो भी जितने भी जो बच्चे हैं जो कि क्या हैं, जिनकी एज क्या है 6 ईयर्स से 14 ईयर्स के बीच में क्या होगा, उनको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, उनको स्टेट के द्वारा फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। ऐसा क्या है, प्रोविज़न किया गया है इस आर्टिकल में, आर्टिकल 21A। इसको क्या कहा जाता है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो हम नेक्स्ट और राइट टू फ्रीडम में जो लास्ट आर्टिकल पढ़ते हैं वो है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 इस चीज़ को प्रोविज़न देता है कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, जो आर्टिकल 22 है वो अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है या डिटेंशन किया जाता है उसका, तो उसके लिए उस पर्सन के अपने लिए क्या है, अपने लिए प्रोटेक्शन में, खुद की प्रोटेक्शन में कुछ राइट्स उसको प्रोवाइड किए जाते हैं कि जिसको क्या किया जाता है, स्टेट के द्वारा कभी भी डिटेंशन किया जाता है उसका, या फिर क्या है उसको अरेस्ट किया जाता है, तो उस पर्सन को भी क्या है कुछ राइट्स दिए जाते हैं। तो ये हम स्टडी करेंगे आर्टिकल 22 में। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी सिर्फ ये एक ओवरव्यू बताया है, इन सब आर्टिकल्स की हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे अच्छे से। तो चलिए अब हम यहाँ से आज का जो राइट टू फ्रीडम है जो कि आर्टिकल 19 से स्टार्ट होता है उसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, राइट टू फ्रीडम, इसमें क्या है कि जो आर्टिकल 19 है, राइट टू फ्रीडम में हम क्या है आर्टिकल 19 को स्टडी करते हैं। और जो ये आर्टिकल 19 है ये क्या करता है, ये इंडियन सिटीजन्स को सिक्स राइट्स का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आर्टिकल 19 के अंदर बेसिकली कितने टाइप के राइट्स आते हैं, 6 राइट्स आते हैं जिनका प्रोटेक्शन हमें दिया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है एज ए फंडामेंटल राइट। इसमें पहला है स्टूडेंट्स राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इन सब की हम डिटेल स्टडी करेंगे, हर किसी जो भी ये हैं 6 राइट्स की। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आगे इनका पूरा डिटेल्ड स्टडी, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, पहला राइट क्या बताया, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा राइट क्या है, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। पहला जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्टूडेंट्स इसका मीन्स ये है कि भारत के जो इंडिया के प्रत्येक सिटीजन को क्या है इस चीज़ की फ्रीडम है कि वो क्या कर सकता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी खुद वो बोल सकता है। और एक्सप्रेशन मीन्स क्या है, उसकी अभिव्यक्ति कर सकता है, रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। इस चीज़ को कहते हैं, उसको बोलने की स्वतंत्रता है, साथ ही क्या है उसकी अपनी रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन की भी इंडिपेंडेंस दी गई है, फ्रीडम दी गई है। नेक्स्ट है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। हमारे इंडिया में क्या है, कोई भी सिटीजन है वो क्या कर सकता है, उसको क्या है कि असेंबल कर सकते हैं, क्या है लोग असेंबल हो सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं। पीसफुली वो क्या कर सकते हैं, किसी भी सभा को कर सकते हैं, असेंबली कोई बना सकते हैं जिसमें कि क्या हो, विदाउट आर्म्स, जिसमें भी किसी भी शस्त्र का यूज़ ना हो, आर्म्स का यूज़ ना हो। नंबर 3 है इसमें जो राइट मिलता है आर्टिकल 19 में ही कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। स्टूडेंट्स, इसमें ये कहा गया है कि क्या है कि इंडिया के प्रत्येक सिटीजन को क्या है इस चीज़ का राइट है कि वो क्या कर सकता है, किसी भी एसोसिएशन को बना सकता है, कोई भी संघ बना सकता है, फेडरेशन बना सकता है, और साथ ही क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बना सकता है। और स्टूडेंट्स, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये क्या था, ये कॉन्सेप्ट पहले इसमें नहीं आया था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट इसमें बाद में जोड़ा गया था। तो चलिए, मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में पहले भी बताया था कि ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जो आर्टिकल 19 है इसमें जो एक 4th राइट है ये भी दिया गया है कि क्या है, कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर, ठीक है, क्या कर सकता है, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया,
इंडिया की टेरिटरी में क्या है, थ्रू आउट इंडिया पूरा फ्रीली मूव कर सकता है, उस पर क्या है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमें दिए जाते हैं वो क्या हैं, उन पर क्या है कुछ न कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, ठीक है, उन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ये क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, ये क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, ताकि क्या होता है, जिससे कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। इसीलिए इनको, ये नॉर्मल सिचुएशन में तो हमको मिलते हैं, जब कभी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो कोई भी फंडामेंटल राइट को क्या है कर्टेल किया जा सकता है, ठीक है। या फिर अगर हम क्या कर रहे हैं, अपने फंडामेंटल राइट का यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो फंडामेंटल राइट भी क्या हो सकता है, तब कर्टेल किया जा सकता है स्टेट के द्वारा। और नेक्स्ट है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मीन्स इंडिया के प्रत्येक सिटीजन को क्या है, वो क्या कर सकता है, वो इंडिया की जाकर किसी भी टेरिटरी में, इंडिया की किसी भी टेरिटरी में, किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकता है, रिसाइड कर सकता है, रह सकता है, और वहीं पे क्या कर सकता है, सेटल भी हो सकता है, ठीक है, वहीं पे वो सेटल भी हो सकता है। जो आर्टिकल 19 के अंडर ही जो क्या है लास्ट और जो 6 राइट टू फ्रीडम में जो एक आर्टिकल दिया गया है, जो राइट दिया गया है आर्टिकल 19 में, वो है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। मीन्स कि प्रत्येक इंडियन सिटीजन को इस चीज़ की इंडिपेंडेंस है कि वो क्या कर सकता है, वो जिस भी प्रोफेशन को, जिस भी कैरियर को, जिस भी व्यवसाय को अपनाना चाहे, जिसमें भी वो अपना बिजनेस करना चाहे वो कर सकता है। मीन्स क्या है, वो उसको क्या है कि वो किसी भी प्रोफेशन को अपना सकता है, किसी भी कैरियर को वो चूज़ कर सकता है, ठीक है, चाहे वो ट्रेड हो या फिर बिजनेस हो या कोई भी ऑक्यूपेशन हो, जिसको भी वो चाहे उसको वो इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर सकता है। ये थे हमारे राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19 के अंडर जो ये 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, इनको हमने एक बार पढ़ लिया। और स्टूडेंट्स इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पूरा एक एक करके पूरा हम इनका जो है एलोबरेट करेंगे, इनका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। स्टूडेंट्स ओरिजिनली क्या था कि आर्टिकल 19 जो था इसमें क्या थे, 7 राइट्स थे, लेकिन इसमें क्या है, जब क्या हुआ 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू ये क्या किया, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी आता था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी भी आता था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, आर्टिकल 19 के अंदर से इसको निकाल दिया गया, इसको डिलीट कर दिया गया। किस अमेंडमेंट के द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू, जो कि राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी था, उस राइट को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, ठीक है। ओरिजिनली आर्टिकल 19 के थ्रू हमें क्या दिए गए थे, 7 राइट्स दिए गए थे, लेकिन ये जो राइट टू एक्वायर मीन्स ये क्या है, राइट टू एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी राइट्स थे उनको क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। और स्टूडेंट्स इसमें ये कहा गया है कि जो भी ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं, ये क्या हैं, इनको क्या है कि केवल आप स्टेट के अगेंस्ट ही, अगर स्टेट क्या करता है, आपके इन 6 फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में रिट इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है, अगर कोई प्राइवेट पर्सन या प्राइवेट इंडिविजुअल आपके किसी भी फंडामेंटल राइट को इसमें से इन आर्टिकल 19 के जो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इनमें से किसी को भी कर्टेल करने की कोशिश करता है कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, तो तब आपको क्या है, उसके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये आपको प्रोटेक्शन किस चीज़ से प्रोवाइड कराते हैं, जो भी स्टेट की कोई अगर आर्बिट्ररी एक्शन है कि जो आपके, जिससे कि आपके ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 9 के थ्रू उसके द्वारा, स्टेट के द्वारा कर्टेल किए जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, आपको आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको रिकवर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और
टोटली आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा स्टेट के एक्शन, आर्बिट्रेरी एक्शंस के अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, दीज राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स एंड टू शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी बट नॉट टू फॉरेनर्स और लीगल पर्सनस। ये कहा गया है कि जो ये आर्टिकल 19 में जो ये 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो क्या हैं, सिर्फ सिटीजन्स को प्रोवाइड कराए गए हैं। और अगर इंडिया में कोई भी कंपनी है उसके जो शेयर होल्डर हैं उनको ये प्रोवाइड कराया जाएगा, किसी भी फॉरेनर को या फिर किसी लीगल पर्सन को, ठीक है, कोई भी फॉरेनर हो, ठीक है, किसी भी फॉरेनर को ये प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा और फॉरेनर को ये प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, केवल ये किसके लिए है, ये ओनली टू द सिटीजन्स के लिए है। नेक्स्ट है, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ दीज 6 राइट्स। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि ऐसा नहीं है कि आपके पास ये फंडामेंटल राइट्स हैं 6 तो क्या है कि आप मनमानी करेंगे अपना, ऐसा नहीं है। अगर आप क्या है कंट्री की सिक्योरिटी या सोवरेनिटी पर कोई भी ऐसा क्या है कुछ अपना, जिससे कि आप अपनी स्पीच से या फिर कोई भी हेट स्पीच है या फिर कुछ भी ऐसा है कि जो क्या है हमारी इंडिया की यूनिटी को क्या करता है, उसको कर्टेल करता है, तो उस पर क्या कर सकती है, स्टेट के द्वारा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसलिए कहा गया है कि द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ दीज राइट्स। जो स्टेट है वो क्या कर सकती है, इन फंडामेंटल राइट्स पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। मीन्स कि क्या है, वो फंडामेंटल राइट्स को ले भी सकती है, कभी कभी उनमें क्या कर सकती है, अपना कंट्रोल कर सकती है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा था कि जो ये राइट टू फ्रीडम है इसमें सबसे पहला जो क्लॉज आता है आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में, ठीक है, तो उसमें क्या है कि ये जो पहला आर्टिकल आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें क्या है ये जो पहला पॉइंट आता है, ठीक है, इसको हम अब स्टडी करेंगे डिटेल्ड कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है। चलिए इसको समझते हैं। Every citizen has the right to express his views, opinions, belief freely by word of mouth, writing, printing, picturing or any other manner। इसको ध्यान से समझिएगा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता क्या है, ठीक है। जब किसी भी पर्सन को ये कहा गया है कि इंडियन सिटीज़न को, प्रत्येक इंडियन सिटीज़न को क्या राइट है कि वो क्या कर सकता है, अपने व्यूज़ को, अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, अपने ओपिनियंस को बता सकता है, ठीक है, अपनी बिलीफ को बता सकता है, उसको एक्सप्रेस कर सकता है। कैसे? बाय वर्ड ऑफ माउथ, यानी मुंह से बोलकर, राइटिंग मीन्स लिखकर, प्रिंट करके, ठीक है, या फिर पिक्चर के थ्रू, या फिर किसी भी अदर मैनर में। इस चीज़ की क्या है, इंडिया के प्रत्येक सिटीजन को फ्रीडम है कि वो क्या कर सकता है, अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को, अपने विचारों को फ्रीली अपने मुंह से, वर्ड्स के थ्रू, या फिर क्या है राइटिंग में, रिटन में, प्रिंट मीडिया के थ्रू, पिक्चरिंग के थ्रू, या फिर किसी भी अनदर मैनर में क्या है रिप्रेजेंट कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। ये हमको आर्टिकल 19 के क्या है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट दिया गया है। और स्टूडेंट्स जो इसमें नेक्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग राइट्स, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने जजमेंट में इस चीज़ को बताया कि जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इसमें क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, तो उनको हम स्टडी करते हैं। इनमें कौन कौन सी राइट जो हैं इंडियन सिटीज़न को दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला है राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज़ एज वेल एज व्यूज़ ऑफ अदर्स, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, अपने व्यूज़ को, अपने विचारों को क्या कर सकता है, उनको प्रोपोगेट कर सकता है, उनको फैला सकता है, उनका प्रचार प्रसार कर सकता है, और साथ ही साथ क्या है दूसरे के व्यूज़ को भी, दूसरे के विचारों को भी, जिसको वो फॉलो करता है उनके विचारों को भी वो क्या है, या उसको जो भी उसका मन हो, किसी के भी विचारों को वो क्या कर सकता है, उनको वो रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, ये कहा गया है। नेक्स्ट है इसमें जो दूसरा राइट दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, वो है
फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ठीक है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस मीन्स कि जो भी प्रेस है, जो भी प्रिंट मीडिया है, उसको क्या दी गई है, उसको फ्रीडम दी गई है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके, बिना किसी भी दबाव में आए, ठीक है, बिना किसी भी प्रेशर में आए, इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके प्रेस को। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट मीन्स कि प्रत्येक इंडियन सिटीजन को ये राइट है कि वो क्या कर सकता है, अपने लिए क्या कर सकता है, कोई भी कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, ठीक है, कि जिससे क्या हो, उसको क्या हो, फाइनेंशियली सपोर्ट मिले, ऐसे कोई भी कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट वो दे सकता है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। इसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को कहता है कि क्या है, किसी भी इंडियन सिटीज़न को क्या है कि इस चीज़ का राइट है कि उसकी जो कोई भी जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, उसको क्या है, उसको टैप नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसको स्टेट के द्वारा टैप नहीं किया जा सकता है, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है राइट टू टेलीकास्ट गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये बताया गया है। राइट टू टेलीकास्ट मीन्स क्या है कि कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, टेलीकास्ट कर सकता है, ठीक है, और गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि क्या है कि सिर्फ क्या है, गवर्नमेंट ही क्या करेगी, गवर्नमेंट ही किसी चीज़ का टेलीकास्ट करेगी, ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के जो भी लोग हैं वो भी उसमें इंक्लूड हो सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना क्या है, जो भी टेलीकास्टिंग उनको करनी है, इस चीज़ की पूरी इंडिपेंडेंस है, ठीक है, इसमें क्या है, गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं है। नेक्स्ट है इसमें राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय ए पॉलिटिकल पार्टी, ये कहा गया है इस पॉइंट में कि राइट अगेंस्ट बंद स्टूडेंट्स, इसमें ये कहा गया है कि जैसे अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, उसके द्वारा अगर कोई बंद बनाया जाता है, उसके द्वारा कोई संगठन बनाया जाता है, तो इसमें आपको राइट है कि आप चाहें तो उसमें क्या हो, इंक्लूड हो। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो क्या है, आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी तरीके से किसी भी इंडियन सिटीजन पे डिपेंड करता है, उसको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही ज्वाइन करेगा या पर्टिकुलर पार्टी को ही ज्वाइन करेगा, ठीक है। वो क्या है, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंद है जो कि उनके द्वारा बनाया गया है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के द्वारा, तो उसके लिए क्या है, किसी भी इंडियन सिटीजन को पूरी तरीके से फ्रीडम है कि वो अपने कंसाइंस के अकॉर्डिंग क्या है, अगर चाहे तो उसमें इंक्लूड हो सकता है, और अगर ना चाहे तो नहीं हो सकता है। उसके लिए कोई उसको उस पॉलिटिकल बंध में क्या है, इंक्लूड होने के लिए क्या है, उस पर कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकता है, ये कहा है, ठीक है, कि वो अपनी फ्री विल से अगर चाहे तो वो किसी भी पॉलिटिकल बंध को क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है, लेकिन उसको क्या है, प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। तो ये था हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के कुछ प्रोविजंस, और इसमें आगे भी कुछ और प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे कि हैं मीन्स कि इसमें क्या क्या राइट्स हम इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड कराए गए हैं। हम तो बस स्टूडेंट्स क्या है कि एक नॉर्मल टर्म इतना सुन लेते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मीन्स कि क्या है, हमको बोलने की स्वतंत्रता है, हाँ, हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आपने देखा होगा कि आप देखें तो इसमें कितनी चीज़ें हमको पता चली कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ठीक है, कि कोई भी क्या है, राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज़ एज वेल एज द व्यूज़ ऑफ अदर्स, क्या है, इसी में आता है फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, किस में आता है फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। और साथ ही अगर कभी भी राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, अगर इसको पूछा जाए एग्जाम्स में, कोई क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि किसी भी ये क्या फंडामेंटल राइट है कि अगर आप किसी का टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को टैप करवाते हैं, स्टेट टैप करवाती है, तो क्या आप उसको कह सकते हैं, हाँ, तो ये क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में इसको किसी भी पर्सन को इसके प्रोटेक्शन में राइट दिया गया है इंडियन सिटीजन को कि आप क्या है, उसकी जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, जो उसकी पर्सनल टॉकिंग्स हैं, आप क्या है, उनको टैप नहीं करा सकते हैं, ये प्रोविज़न है स्टेट के लिए,
ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि राइट टू टेलीकास्ट, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही क्या है टेलीकास्टिंग करने के लिए वही क्या है उसकी उसकी ही मोनोपोली है, ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को भी क्या है उसमें वो भी इंक्लूड हो सकती है और टेलीकास्टिंग कर सकती है। फिर हमने ये पढ़ा स्टूडेंट्स कि कोई भी पर्सन क्या है उसको क्या है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी बंध में किसी भी संघ में इंक्लूड होने के लिए प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर उसकी विल है, अगर उसकी इच्छा है तो क्या है वो उसमें उस बंध में उस पॉलिटिकल पार्टी में उसको ज्वाइन करेगा, नहीं तो क्या है वो उससे अलग भी रह सकता है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी कि क्या है ये सब आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही। और इसमें हमने पढ़ा कि इसमें क्या है प्रेस को फ्रीडम है और फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, ठीक है, राइट टू टेलीकास्ट है जिसमें कि गवर्नमेंट की कोई मोनोपोली नहीं है, इसमें सबको मौका दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसमें और भी कुछ प्रोविजंस हैं। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है, किसी भी इंडियन सिटीज़न को ये राइट है, उसका फंडामेंटल राइट है कि वो गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट जो पब्लिक वेलफेयर में जो वर्क करती है, जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, उसके बारे में क्या है प्रत्येक इंडियन सिटीज़न को जानने का क्या है राइट है। उसके बाद नेक्स्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स जैसे क्या है इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया कि जो आर्टिकल 19 है इसके जितने भी 6 फंडामेंटल राइट्स जो इसके अंदर ही दिए गए हैं, जिसके अंदर ही ये क्या आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। इसमें ये बताया था कि इसमें क्या है कुछ न कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस स्टेट के द्वारा किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट क्या है अपनी सारी एक्टिविटीज़ हमको बता दे, ठीक है। ऐसे के इस चीज़ के लिए हम गवर्नमेंट को कंपल्सन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे रॉ एजेंसीज़ होती हैं कुछ जो जो क्या है हमारी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनको क्या है उनको इंडियन कंट्री की जो सिक्योरिटी है उसको बनाए रखने के लिए क्या है सीक्रेट रखना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को। तो इसीलिए हर इंफॉर्मेशन को क्या है जो क्लासिफाइड होती हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी कहाँ पर है अभी, बॉर्डर मतलब क्या सिचुएशन चल रही है, या फिर क्या है ये कुछ रॉ एजेंसीज़ का जो वर्क है, ये सब चीज़ें क्या हैं पब्लिकली इनको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये इंडियन सिक्योरिटी के लिए क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो लेकिन स्टूडेंट्स जो भी गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी एक्टिविटीज़ जो क्या हों पब्लिक उनके पब्लिक रिस्पॉन्स में की जाती हैं, ठीक है, पब्लिक क्लासिफाइड रूप से होती हैं, पब्लिक रूप से होती हैं, पब्लिक के वेलफेयर के लिए होती हैं, उन्हीं को क्या है हम लोग जान सकते हैं, सिटीजन्स उस चीज़ को जानने का राइट रखते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि क्या हो क्लासिफाइड हों, क्लासिफाइड एक्टिविटीज़ मीन्स कि जो क्या हो स्पेसिफिक हों, जैसे कि जो सोवरेनिटी जिससे इंडिया की अफेक्ट होती हो, ठीक है, यूनिटी को कोई क्या हो या इंडिया की सिक्योरिटी को कोई अफेक्ट पड़ता हो, ठीक है, अफेक्ट होती हो उससे, तो क्या है ऐसी चीज़ों को जनरल पब्लिक के लिए डिस्क्लोज़ करना क्या है ठीक नहीं रहता है। तो इसको डिस्क्लोज़ करना गवर्नमेंट डिस्क्लोज नहीं करती है नॉर्मली, जैसे कि मैंने आपको रॉ का एग्जांपल दिया। ये सब चीज़ें जो एजेंसीज़ होती हैं जो कि इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ में काम करती हैं, या फिर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं, उनको भी ये राइट्स नहीं होते हैं, ठीक है, कि वो अपनी हर प्रोसेस को क्या करें पब्लिक में डिस्क्लोज करें। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ये समझा कि क्या है कुछ न कुछ इन फंडामेंटल राइट्स में दिए तो गए हैं सिटीजन्स को, लेकिन फिर भी क्या है कुछ न कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, क्या है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इनमें लगाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रीडम ऑफ साइलेंस। इसमें ये जो स्टूडेंट्स इसको भी ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए फ्रीडम ऑफ साइलेंस जो है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आर्टिकल 19 में ही। और उसके भी अंदर पूछा जाए तो ये क्या आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है, जिसमें कि क्या है किसी भी इंडियन सिटीजन को ये फ्रीडम है कि अगर वो किसी मुद्दे पे, ठीक है, अपने विचार नहीं रखना चाहता है, किसी मैटर में अपने व्यूज़ को नहीं देना चाहता है, तो क्या है उसको साइलेंस रहने का यानी उसको शांत रहने का, उसको क्या है चुप रहने का पूरी तरीके से फ्रीडम है, ठीक है।
नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन ए न्यूज़पेपर। स्टूडेंट्स इसमें क्या है, ये क्या कहा गया है इसमें कि जो भी न्यूज़पेपर हैं उनकी क्या है, प्री सेंसरशिप नहीं की जा सकती है, ये कहा गया है। ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर की प्री सेंसरशिप से के इम्पोजिशन से क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया गया है कि कोई भी क्या है उस पर स्टेट के द्वारा प्री सेंसरशिप नहीं की जा सकती है। स्टूडेंट्स प्री सेंसरशिप मीन्स कि जैसे क्या हुआ था कि जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे 1975 में, तो क्या हुआ था कि उस टाइम पे गवर्नमेंट ने इस चीज़ को प्री सेंसरशिप को ले लिया था। यानी अब तो क्या है कि प्री सेंसरशिप क्या है, ये इसको कोई भी इम्पोज नहीं किया जा सकता है न्यूज़पेपर की। मीन्स कि क्या होता था, इसके लिए अगर न्यूज़पेपर कोई भी चीज़ पब्लिश करता है तो उसे क्या करना होगा, उससे पहले गवर्नमेंट से पूरी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ को कहते हैं प्री सेंसरशिप की क्या है, कोई ऐसी अथॉरिटी जो कि क्या हो, उसके ऊपर पूरा अपना कंट्रोल रखे, पूरी अथॉरिटी रखे कि जो भी न्यूज़पेपर में पब्लिश हो रहा है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए न्यूज़पेपर रिस्पॉन्सिबल होगा और उसको उससे पहले उस अथॉरिटी को पूरी जो न्यूज़ वगैरह हैं वो सब चेक करानी होगी और उसके बाद ही क्या हो, वो कोई भी न्यूज़ क्या है न्यूज़पेपर में पब्लिश की जा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के लिए ये राइट दिया गया है कि कोई भी पर्सन क्या है, स्टेट क्या है, वो किसी भी न्यूज़पेपर की प्री सेंसरशिप नहीं लगा सकता है उस पर। ठीक है, मीन्स कि क्या है कि उसको क्या है, उसको अपना फ्री व्यू यानी अपना जो फ्री विल है उसकी, जो कि एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है, जो एग्जैक्ट जो न्यूज़ है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके, पब्लिक तक जो है एकदम करेक्ट न्यूज़ पहुंचे, इसीलिए उसको न्यूज़पेपर को क्या है, इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, और उसको राइट दिया गया है कि क्या है, कोई भी क्या है स्टेट बॉडी जो है या कोई भी पर्सन क्या स्टेट है वो क्या नहीं कर सकता है, प्री सेंसरशिप नहीं कर सकता है न्यूज़पेपर की। नेक्स्ट है राइट टू डिमोन्स्ट्रेट और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। स्टूडेंट्स जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसमें कि मैंने आपसे कहा कि क्या है, हम स्पीच कर सकते हैं यानी बोल सकते हैं और सीधे समझा जाए इन वर्ड्स के मीनिंग को ही, तो जैसे एक्सप्रेशन है मीन्स अभिव्यक्ति कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, फिर वो चाहे हम लिख कर करें, रिटन में करें या फिर प्रिंट मीडिया के थ्रू करें या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू करें। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो इसमें ये कह रहा है कि राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग मीन्स इसमें ये है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कोई क्या है, कोई हैजार्डस फैक्ट्री है कि जहाँ पे क्या हो, केमिकल प्रोडक्ट्स बन रहे हों। ठीक है, और अगर आप वो क्या है रूल्स वगैरह को फॉलो करके ही वो पूरी फैक्ट्री चल रही है, लेकिन आपको लगता है कि वो क्या है इन्वायरमेंट के लिए क्या है काफ़ी हार्मफुल है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर पीसफुल क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुल आप वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और इसी चीज़ को कहा जाता है पिकेटिंग। ठीक है, तो क्या है, अगर आपको लगता है कि वो क्या है, वो केमिकल फैक्ट्री जो है उससे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा क्या होगा, अफेक्ट होगा और इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा, तो इसलिए किसी भी पर्सन को ये राइट है कि वो क्या है कि कुछ लोगों को साथ में लेके या फिर क्या है वहाँ पर स्ट्राइक, वो वहाँ पे क्या कर सकता है, उस पर प्रोटेस्ट कर सकता है। लेकिन ये कहा गया है, लेकिन इसमें क्या है कि शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुली अपनी बात को रख सकता है उनके सामने में, लेकिन क्या है, बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। कभी भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स में कहीं कहीं भी राइट टू स्ट्राइक नहीं दिया गया है। ठीक है, जो स्ट्राइक है वो क्या है, एक फोर्सफुल प्रोविज़न है, मीन्स ये कहा जाता है कि हम क्या है, किसी भी अथॉरिटी पर जब स्ट्राइक करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो भी हायर अथॉरिटी होती है उसके ऊपर क्या है, प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है, फोर्स डालने की कोशिश की जाती है अपनी डिमांड्स को कंप्लीट करवाने के लिए, अपनी डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए। तो ये कहा गया है कि हाँ, आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, पिकेटिंग कर सकते हैं, शांतिपूर्ण धरना कर सकते हैं, अगर आपको कोई फैक्ट्री से कोई नुकसान है या अगर आपको लगता है कि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या है, हानिकारक
हानिकारक है पब्लिक वेलफेयर के लिए, ये क्या है काफ़ी डिसएडवांटेजियस है। तो आप क्या है आपको इस चीज़ का क्या है राइट है कि आप शांतिपूर्ण क्या कर सकते हैं वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, इस चीज़ को पिकेटिंग कहते हैं। लेकिन आपको क्या है राइट टू स्ट्राइक नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखें कि राइट टू स्ट्राइक हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन द ग्राउंड्स। जो स्टेट है वो क्या करता है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि जो क्या है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पर क्या है स्टेट के द्वारा इस राइट पर क्या है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। उसके लिए क्या क्या ग्राउंड्स हैं उसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसी कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ आपने बोल दी है, कोई हेट स्पीच दे दी है किसी ने, तो क्या होगा वो क्या होगा इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अफेक्ट करेगा। तो इस बेसिस पर क्या है आपकी उस हेट स्पीच को कर्टेल किया जा सकता है, ठीक है, और आपको उस चीज़ को करने से मना किया जा सकता है। स्टेट के द्वारा आप पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अगर क्या है कोई भी ऐसा कार्य जो क्या है स्टेट की सिक्योरिटी अगर अफेक्ट होती है किसी भी ऐसे फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है, तो क्या होगा उस प्रोविज़न को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, ठीक है, अगर क्या है कोई ऐसा वर्क किया जा रहा है किसी भी सिटीज़न के द्वारा जो कि क्या है फॉरेनर स्टेट्स हैं उनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन को अफेक्ट करता है, तो उस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि क्या है पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ता हो, पब्लिक ऑर्डर को डिसबैलेंस करता हो, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ता हो, तो ऐसी चीज़ का भी कर्टेल किया जाएगा। उस बेसिस पर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है डिसेंसी और मॉरलिटी, ठीक है, अगर कोई भी आपका ऐसा कार्य कोई भी सिटीजन ऐसा काम करता है जो कि क्या है मॉरलिटी के अगेंस्ट है और डिसेंस के अगेंस्ट है, ठीक है, डिसेंट नहीं है उसका वर्क, मॉरलिटी के अगेंस्ट है, या फिर क्या है कोई भी ऐसा प्रोविज़न है जो कि क्या करता है कोर्ट के जो भी डिसीजन है जो कोर्ट का जो भी है उसको वायलेशन करता है, उसको कंटेम्प्ट करता है, तो ऐसी चीज़ों पर क्या तब स्टेट के द्वारा क्या किया जा सकता है उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट। अब इसमें नेक्स्ट आएगा जो कि क्या था आर्टिकल 19 में ही इसका सेकंड जो राइट दिया गया था वो क्या है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, इसको हम अब स्टडी करेंगे, जिसमें कि इसको क्या कहा गया है नॉर्मली फ्रीडम ऑफ असेंबली, ठीक है, क्या है किसी भी पर्सन को असेंबली करने की या असेंबल होने की, लोगों को या एक संघ बनाने की क्या है असेंबल होने की, सभा बनाने की क्या है फ्रीडम है, ये इसमें कहा गया है। Every citizen has the right to assemble peacefully and without arms. Assemble means स्टूडेंट्स जनरली क्या है असेंबल मीन्स है इकट्ठा होना, एकत्रित होना, जैसे कि क्या है कि कोई भी पर्सन क्या है ग्रुप बना के इकट्ठा होना। अगर पीसफुली कोई भी लोगों का ग्रुप क्या करता है असेंबल होता है, इकट्ठा होता है, कोई मीटिंग करता है, तो क्या है वो क्या है एवरी सिटीजन का, प्रत्येक सिटीजन का राइट है, उस पर क्या है कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन क्या है वो विदाउट आर्म्स होना चाहिए, उसमें आर्म्स का यूज नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी क्या है वेपन्स का यूज नहीं होना चाहिए। इट इंक्लूड्स द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड टेक आउट प्रोसेशंस। ये कहा गया है कि जो ये फ्रीडम ऑफ असेंबली है ये क्या करता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, क्या किया जा सकता है हर किसी सिटीजन को ये राइट है कि वो पब्लिक मीटिंग्स में जा सकता है, पब्लिक मीटिंग्स में अपनी प्रेजेंस दे सकता है, ठीक है, और नेक्स्ट है यानी पब्लिक मीटिंग्स करा सकता है। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेशंस कर सकता है या फिर किसी भी प्रोसेशंस में अपना पार्ट दे सकता है। नेक्स्ट है दिस फ्रीडम कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन पब्लिक लैंड एंड द असेंबली मस्ट बी पीसफुल एंड अनआर्म्ड। ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि जब क्या होगा जब कोई भी काफ़ी लोग क्या हैं एकत्रित होते हैं
तो क्या है इकट्ठा होते हैं, मीटिंग करते हैं आपस में, तो ये जो एक्सरसाइज है असेंबली की, असेंबल होने की, एकत्रित होने की, इसको क्या है, ये केवल कहाँ की जा सकती है, ओनली ऑन पब्लिक लैंड। ठीक है, किसी के भी आप पर्सनल प्रॉपर्टी में जाके, किसी के भी पर्सनल लैंड में जाके आप ये क्या है, फ्रीडम ऑफ असेंबली का जो आपका राइट है उसको क्या है एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और जो असेंबली होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पीसफुल होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, शांतिपूर्ण होनी चाहिए, और साथ ही क्या है अनआर्म्ड होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार के वेपन्स का यूज़ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, दिस प्रोविजन डज नॉट प्रोटेक्ट वॉयलेंट। ये कहा गया है कि जो इसमें जो ये फ्रीडम ऑफ असेंबली है, इसमें क्या है, डज नॉट प्रोटेक्ट वॉयलेंट। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आप फ्रीडम ऑफ असेंबली है तो आप असेंबली बनाएं और उसमें आप क्या कर दें, वॉयलेंस क्रिएट कर दें, क्या है, वॉयलेंस क्रिएट करने, आपस में क्या है लड़ने झगड़ने लग जाएं, ये ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। डिसऑर्डरली और राइटियस असेंबलीज, ठीक है, कि जिसमें क्या हो जाए, विवाद हो जाए, ठीक है, राइट्स हो जाएं, दंगे हो जाएं, और वन दैट कॉजेज ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस और वन दैट इन्वॉल्व्स आर्म्स। ये कहा गया है कि जो ये आपको फ्रीडम ऑफ असेंबली दिया गया है, ये इसको इसलिए नहीं दिया गया है, इसके प्रोविजंस में क्या क्या नहीं आता है, ये बोला है इट डज नॉट प्रोटेक्ट। अगर आप वायलेंट हो गए हैं, अगर आप डिसऑर्डरली काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है राइटियस असेंबलीज की जा रही है, कि दंगे भड़क रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, कोई भी क्या है वायलेंस हो रही है बहुत ज़्यादा, और वन दैट या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो कि क्या है, जो पब्लिक पीस को बिगाड़ रहा है, ठीक है, जो कि पब्लिक पीस में ब्रीच कर रहा है, तो ऐसी चीज़ों से ये फ्रीडम ऑफ असेंबली क्या है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करा सकता है। ठीक है, या फिर उस असेंबली में किसी ने भी अगर कोई भी क्या है वेपन्स वगैरह को लाया है, जिसने आर्म्स वगैरह लिए हुए हैं, गन वगैरह का यूज़ किया है, तो क्या है उससे ये जो आर्टिकल जो आपको आर्टिकल 19 में जो ये फ्रीडम ऑफ असेंबली का राइट दिया गया है, ये क्या है आपको प्रोटेक्शन फिर प्रोवाइड नहीं कराएगा। ठीक है, बल्कि ये तो क्या है स्टेट के अगेंस्ट वर्क हो जाएगा, ये तो पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट हो जाएगा। दिस राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक। यही कहा गया है वैसे भी कि जो फ्रीडम ऑफ असेंबली है, इसमें क्या है राइट टू स्ट्राइक नहीं आता है। ठीक है, राइट टू स्ट्राइक क्या है, कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है। The state can impose reasonable restrictions on the exercise of right of assembly on two grounds, नेमली ये कहा गया है कि जो स्टेट है वो क्या कर सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, किस चीज़ पर, कि जो ये प्रैक्टिस है, किस चीज़ की प्रैक्टिस है, राइट ऑफ असेंबली। ठीक है, जो ये राइट ऑफ असेंबली का जो ये दिया गया है, एक राइट दिया गया है हर पर्सन को, कि उसमें क्या है कि काफ़ी लोग मिलके क्या है, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर असेंबल हो सकते हैं एक जगह पर, अपने व्यूज़ को शांतिपूर्ण तरीके से आपस में कह सकते हैं, कोई भी पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोसेशंस को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन स्टेट के द्वारा ये कहा गया है कि इसमें क्या है, दो ग्राउंड्स पर क्या है, दो ऐसे बेसिस हैं जिन पर क्या है, इस जो ये राइट टू असेंबली है, इस पर क्या लगाए गए हैं, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। जैसे कि पहला है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर मान लीजिए आप ऐसी असेंबली कर रहे हैं कि जहाँ पे आप लोगों को इकट्ठा करके कोई ऐसा काम कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी मीटिंग कर रहे हैं जो कि क्या है इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को इफेक्ट करती है, तो क्या है उस पर, तो तब आपकी असेंबली पर क्या किया जा सकता है, आपके असेंबल होने पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस स्टेट के द्वारा लगाए जा सकते हैं। और दूसरा है इसमें कि पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन द एरिया कंसर्न। ये कहा गया है कि अगर क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि क्या हो, पब्लिक ऑर्डर को क्या करता हो, पब्लिक ऑर्डर को डिसबैलेंस करता हो, जो उस चीज़ के लिए क्या किया जाएगा, स्टेट क्या कर सकता है, ये जो राइट टू असेंबली है उसको क्या कर सकता है, कर्टेल कर सकता है, इस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ द ट्रैफिक
इन द एरिया कंसर्न। जैसे कि क्या होता है, जो ट्रैफिक पुलिस होती है उसको क्या होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ पे क्या होता है, ट्रैफिक सिस्टम को मेंटेनेंस करने के लिए भी क्या है, उसके द्वारा रूल्स बनाए जाते हैं। कभी कभी क्या किया जाता है, रूट्स को चेंज किया जाता है कि क्या है कि कुछ गाड़ियाँ यहाँ से आएंगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, उन एरियाज़ पे क्या है कभी कभी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं ताकि क्या करा जा सके, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट है, इसी में आगे और पॉइंट्स हैं कुछ फ्रीडम ऑफ असेंबली में, ठीक है, कि जो अंडर सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 ए मजिस्ट्रेट कैन restrain an assembly meeting or procession if there is a risk of obstruction, annoyance or danger to human life, health or safety। स्टूडेंट्स, ये आपने सुना भी होगा बहुत ज़्यादा कि सेक्शन 144 जो होती है ये क्या है, जो इंडिया की जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 उसमें जो ये सेक्शन 144 दिया गया है सीपीसी का, ठीक है, सेक्शन 144 है। इसमें क्या है, किसी भी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके मजिस्ट्रेट को क्या होता है, ये राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, किसी भी ऐसी असेंबली को, किसी भी मीटिंग को, ठीक है, जो कि क्या कर रही हो, जिससे क्या हो रहा हो, ह्यूमन लाइफ को डेंजर हो रहा हो या जो ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजर हो, जिसमें कि क्या हो, पब्लिक की सेफ्टी का रिस्क जिससे क्रिएट हो रहा हो, या फिर क्या है पब्लिक की हेल्थ में जिसको क्या है कोई भी, जिससे पब्लिक की ह्यूमन लाइफ को कोई भी क्या हो रहा हो, डेंजर क्रिएट हो रहा हो, एनोयंस क्रिएट हो रहा हो या रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो, तो क्या कर सकता है मजिस्ट्रेट उस कंडीशन में, ये उसको राइट दिया गया है कि वो किसी भी असेंबली को रोक सकता है, ठीक है, असेंबली को रोक सकता है, किसी भी मीटिंग को रोक सकता है और किसी भी प्रोसेशन को स्टॉप कर सकता है, ठीक है, असेंबल होने से रोक सकता है। और ये तब लगाई जाती है और उसको कहते हैं सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, ठीक है। जब क्या होता है, ये जनरली क्या है, जिन डिस्ट्रिक्ट्स पे क्या होता है, कभी भी ज़्यादातर जब क्या है सोशल ऑर्डर को कंट्रोल करना पड़ जाता है, कई बार क्या हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ये सेक्शन 144 लगा दी जाती है ताकि क्या हो कि वहाँ पे क्या हो, ज़्यादा लोग इकट्ठा होके आपस में क्या हो, असेंबल ना हो सके, कोई मीटिंग्स ना कर सके, जिससे कि क्या हो, जो पब्लिक ऑर्डर है वो मेंटेन रहे, ह्यूमन लाइफ को कोई डेंजर ना हो, उनकी हेल्थ क्या हो ठीक रहे और हर किसी की सेफ्टी बनी रहे। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 141 ऑफ द इंडियन पीनल कोड एज assembly to 5 or more persons becomes unlawful if the object is, ये कहा गया है कि जो सेक्शन 141 है इंडियन पीनल कोड की, उसमें ये बताया गया है कि जो असेंबली है, ठीक है, जो असेंबली है जिसमें कि क्या हो 5 और मोर पर्सन्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, अनलॉफुल हो जाएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, अनलॉफुल हो जाएगी, यानी वो वॉयलेट कर जाएगी प्रोविजंस का, वो गैर कानूनी हो जाएगी अगर इफ़ द ऑब्जेक्टिव, अगर उसका उद्देश्य क्या है उस असेंबली का जिसमें कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं, उसका क्या है, वो क्या है, क्या बन जाती है, अनलॉफुल बन जाती है अगर उसके ऑब्जेक्ट क्या हो, उसके उद्देश्य क्या हो, इनमें से कोई भी एक उद्देश्य हो जो अभी हम ये स्टडी करेंगे। सबसे पहला बोला गया है टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस। ये कहा गया है कि जो ऐसा कोई कि उनका ऑब्जेक्ट हो कि जो भी कोई कि क्या हो, वे लॉ के किसी भी प्रोविज़न के एग्जीक्यूशन को क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, ठीक है, लॉ के द्वारा अगर कोई भी क्या है कोई प्रोसीजर बनाया गया है तो वो क्या कर रहे हो, उसके एग्जीक्यूशन में उसके पालन होने में क्या कर रहे हो, वो उसको रोक रहे हो, या फिर क्या है किसी भी लीगल प्रोसेस को वो क्या है कंप्लीट नहीं होने देना है, ऐसा उनका अगर एम है कि लीगल प्रोसेस को रोकना उनका एम है, तो क्या है उस असेंबली को ही क्या कर दिया जाएगा, अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है टू फोर्सिबली ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी ऑफ सम पर्सन। अगर क्या है कि कुछ लोग क्या है एक ग्रुप बना के 5 या 5 से ज़्यादा लोग क्या करते हैं,
फोर्सिबली क्या करते हैं, किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, उनकी असेंबली को क्या कर दिया जाएगा, कर्टेल कर दिया जाएगा, और वो जो असेंबली है वो क्या कर दी जाएगी, गैर कानूनी, अनलॉफुल डिक्लेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। अगर क्या लगता है कि उसका ये जो असेंबली है, 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का जो ग्रुप है, वो क्या कर रहा है, टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, वो क्या कर रहा है, किसी भी क्रिमिनल ट्रेसपास में उसका इंक्लूजन है, कोई भी क्या है, कोई भी क्रिमिनल वो कर रहा हो या कोई भी मिसचीफ वो कर रहा हो, मीन्स किसी गलत कार्यों में संलग्न हो या फिर किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में वो इंक्लूड हो, तो क्या हो, ऐसी असेंबली को भी क्या कर दिया जाएगा, अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये क्या बताता है, सेक्शन 141 ऑफ इंडियन पीनल कोड में इन सब चीज़ों के प्रोविज़न दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू फोर्स सम पर्सन टू डू एन इलीगल एक्ट। अगर क्या है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, आपस में मिलके क्या करते हैं, एक असेंबली बनाते हैं और क्या करते हैं, किसी कुछ लोगों को फोर्सिबली क्या करते हैं, फोर्सफुली क्या करते हैं, कोई भी इलीगल एक्ट करने के लिए उन पर दबाव डालते हैं, फोर्स करते हैं, ठीक है, उसको प्रेशराइज्ड करते हैं कुछ लोगों को किसी क्या है इलीगल एक्ट को करने के लिए, तो क्या है, तब भी उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, ऐसे पर्सन की जो असेंबली है उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट है टू थ्रेटन द गवर्नमेंट और इट्स ऑफिशियल्स ऑन एक्सरसाइजिंग लॉफुल पावर्स। अगर देखिए, अगर इसमें ये कहा गया है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की कोई ऐसी असेंबली जो क्या है, क्या करती है, वो क्या करती है, गवर्नमेंट को क्या डराने की कोशिश करती है, उसको धमकाने की कोशिश करती है, या फिर जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको क्या है, उनकी लॉफुल पावर्स जो हैं उनको क्या है, उनका क्रियान्वयन करने में क्या करती है, कोई भी बाधा डालती है, उनका जो भी वर्किंग है उसको अगर रोकने की कोशिश करती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, तो क्या किया जाएगा, ऐसी असेंबली को, ऐसे लोगों की जो ग्रुप है उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा अंडर सेक्शन 141 ऑफ इंडियन पीनल कोड। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अब क्या है, अभी इसमें हमने 2 राइट्स हमने पढ़ लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत ही आते थे, जिसमें कि हमने पहला पढ़ा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको हमने समझ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, इसको भी हमने समझ लिया। और इसमें जो थर्ड है वो क्या है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसमें ये कहा गया है कि क्या है, किसी भी पर्सन को ये राइट है कि वो क्या कर सकता है, अगर वो इंडियन सिटीजन है तो वो एसोसिएशन बना सकता है, कोई भी संघ बना सकता है, यूनियन बना सकता है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकता है, या फिर खुद भी उनका पार्ट बन सकता है। तो इस थर्ड राइट को हम पढ़ेंगे, जिसमें कि है फ्रीडम ऑफ असेंबली। इसमें फ्रीडम ऑफ असेंबली को हमने पढ़ लिया पूरा, जिसमें ये कहा गया था कि क्या है कि असेंबली हो बट क्या हो, विदाउट आर्म्स हो, और इसमें राइट टू स्ट्राइक को इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है। और इसमें कहा गया था कि पीसफुली, अगर क्या है, हर पर्सन को, इंडियन सिटीजन को क्या राइट है कि राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स को होल्ड कर सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता है, टेक आउट प्रोसेशंस में टेक पार्ट कर सकता है, प्रोसेशंस में, ठीक है। और क्या कहा था, मेनली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये भी थी कि अगर आप क्या है, फ्रीडम ऑफ असेंबली जो है, आप असेंबल हो रहे हैं, तो वो जो एक्सरसाइज आप करेंगे, जो आप अपनी असेंबली बनाएंगे, जहाँ पर आप लोग एकत्रित होकर मीटिंग करेंगे, वो क्या होना चाहिए, कोई पब्लिक लैंड होना चाहिए, ठीक है, जो कि स्टेट के द्वारा ओन्ड हो, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ये कहा गया है, ठीक है। और वो क्या होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए और अनआर्म्ड होना चाहिए, ये इसमें हमने मेन पॉइंट पढ़ा। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। ऑल द सिटीजन्स, ये कहा गया है कि सभी इंडियन सिटीजन को क्या राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी संघ बना सकते हैं, कोई भी फेडरेशन बना सकते हैं।
It includes the right to form political parties, companies, partnership firms, societies, clubs, organizations, trade unions और any body of persons. ये क्या है, जो एसोसिएशन बनाने का राइट है, जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं कि कोई भी पर्सन क्या है वो क्या कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बना सकता है, कंपनीज में खुद इंक्लूड हो सकते हैं, कंपनीज बना सकता है, ठीक है, पार्टनरशिप कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स में अपनी मेंबरशिप दे सकते हैं, सोसाइटीज़ के पार्ट बन सकते हैं, क्लब्स के पार्ट बन सकता है, कोई भी इंडियन सिटीजन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सकता है, किसी भी ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप ले सकता है, या फिर क्या है, चाहे वो किसी भी प्रकार की जो कोई भी बॉडी हो जो कि लोगों के द्वारा बनाई जा रही हो, इंडियन सिटीजन को, हर इंडियन सिटीजन को क्या है, उस ऐसी संस्था से एसोसिएट होने का क्या है, राइट है, और इसे ही क्या कहते हैं हम, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं. It not only includes the right to start an association or union but also to continue with the association. इसमें ये कहा गया है कि जो ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, इसमें क्या है, ये केवल क्या है, राइट टू स्टार्ट एन एसोसिएशन को ही इंक्लूड नहीं करता है कि क्या है, आप क्या है कि किसी भी एसोसिएशन को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं उसकी, बल्कि क्या है, और यूनियन बट ऑल्सो टू कंटिन्यू विद द एसोसिएशन, बल्कि ये भी कहता है कि आप क्या है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आप उसमें क्या है उससे जुड़े रह सकते हैं उस एसोसिएशन में. ठीक है, ये कहा गया है कि जो ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, ये प्रत्येक पर्सन को ये राइट देता है कि क्या है, वो किसी भी एसोसिएशन को क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है, शुरुआत कर सकता है, किसी भी एसोसिएशन को बना सकता है, ठीक है, और या फिर यूनियन को बना सकता है, कोई भी संघ बना सकता है, कोई भी एसोसिएशन बना सकता है, और साथ ही साथ वो उस एसोसिएशन के संग क्या हो सकता है, जुड़ा रह सकता है, ठीक है, और अपनी प्रोसेसिंग्स को आगे बढ़ा सकता है संघ से जुड़कर ही, या जो भी उसने यूनियन बनाया है, जो भी एसोसिएशन बनाया है, उसमें अपनी वर्किंग्स को वो कंटिन्यू कर सकता है. और ये राइट्स दिए गए हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर. और जो ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, ये किसका पार्ट है, ये आर्टिकल 19 का ही एक पार्ट है, जिसे कि क्या कह रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर, हम ये पढ़ रहे हैं राइट टू फ्रीडम, ठीक है, उसके अंदर ही हम पढ़ रहे हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. नेक्स्ट है, इट कवर्स द नेगेटिव राइट ऑफ नॉट टू फॉर्म और जॉइन एन एसोसिएशन और यूनियन. स्टूडेंट्स, इसमें ये कहा गया है कि जो ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, ये क्या है, ये अपने आप में क्या है, नेगेटिव राइट को भी कवर करता है, जिसमें क्या है, नॉट टू फॉर्म और जॉइन एन एसोसिएशन और यूनियन. इसमें ये बताया गया है बेसिकली कि कोई भी पर्सन अगर चाहे तो वो क्या कर सकता है, किसी भी एसोसिएशन को, किसी भी यूनियन को क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है, उसका एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है, और क्या कर सकता है, ज्वाइन भी कर सकता है. और अगर वो ना चाहे, निगेटिव राइट ऑफ नॉट टू फॉर्म, अगर वो ना चाहे तो वो क्या क्या नहीं कर सकता, अगर वो ना चाहे तो वो क्या कर सकता है, ज्वाइन नहीं कर सकता है, और ना ही किसी एसोसिएशन में वो क्या है, इंक्लूड नहीं होना चाहता है, तो उसको इस बात की पूरी क्या है, इंडिपेंडेंस है, पूरी फ्रीडम है, ये कहा गया है. ठीक है, इसको एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लें. इट कवर्स द नेगेटिव राइट ऑफ नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एन एसोसिएशन और यूनियन. ये कहा गया है कि ये इस नेगेटिव राइट को भी इंक्लूड करता है, जिसमें कि ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन अगर चाहे तो वो क्या है, किसी भी एसोसिएशन का पार्ट नहीं बन सकता है, उसको ज्वाइन नहीं करना है, या फिर अगर वो चाहता है कि वो कोई एसोसिएशन नहीं बनाना चाहता है, या कोई यूनियन या कोई संघ या कोई फेडरेशन की फॉर्मेशन वो नहीं करना चाहता है, या अब वो उससे नहीं जुड़े रहना चाहता है, तो ये टोटली क्या होगी, उसको उसकी फ्रीडम होगी. यानी क्या है, ये उसके कंसर्न पर डिपेंड करता है, इसके लिए क्या है, उसको टोटली क्या है, फ्रीडम है, उसको कोई फोर्सफुली किसी भी एसोसिएशन को बनाने के लिए कोई उस पर प्रेशर नहीं डाल सकता है, और ना ही कोई उसको किसी भी एसोसिएशन या यूनियन को ज्वाइन करने के लिए उस पर कोई प्रेशर बना सकता है. ठीक है, ये राइट उसको दिए गए हैं कि वो टोटली क्या है, फ्री है, वो चाहे तो एसोसिएशन बनाए और चाहे तो एसोसिएशन ना बनाए.
ठीक है। यूनियन की भी वो चाहे तो मेंबरशिप ले, चाहे तो उसमें कंटिन्यू करे अपनी वर्किंग को, और अगर ना चाहे तो क्या है वो उससे अलग भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है इट कवर्स द नेगेटिव राइट ऑफ नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एन एसोसिएशन और यूनियन। ठीक है। नेक्स्ट है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट बाय द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये कहा गया है कि इस राइट की एक्सरसाइज में भी, इस राइट के क्रियान्वयन में भी क्या है कि स्टेट के द्वारा क्या है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया जा सकता है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को लगाया जा सकता है। ठीक है। जो कि क्या हो, अगर क्या हो वो उससे क्या हो रहा हो, इंडिया की इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी को क्या हो अफेक्ट हो रहा हो, या सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी इंडिया की क्या हो रही हो, हार्म हो रहा हो, उसको भी कोई भी इफेक्ट, कोई भी क्या हो बुरा इफेक्ट पड़ रहा हो इंटीग्रिटी पर। ठीक है। तो क्या होगा, तब स्टेट के द्वारा इन दो ग्राउंड्स पर उस पर जो ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, इस राइट को क्या किया जा सकता है, इस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं और इसको कुछ हद तक कर्टेल किया जा सकता है, ये कहा गया है। और स्टूडेंट्स ये तो क्या है, ये फ्रीडम, ये जो राइट टू फ्रीडम है पूरे ही आर्टिकल 19 में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या है, जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या है एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। ठीक है। इनको क्या है कभी भी स्टेट के द्वारा अगर क्या है कोई भी क्या है कोई ऐसा काम है जो कि नेशनल सिक्योरिटी को, नेशनल सोवरेनिटी को या फिर इंटीग्रिटी को क्या है इंडिया की अफेक्ट करता है, तो तब स्टेट के द्वारा उस पर क्या लगा दिए जाएंगे, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे और आपका वो फंडामेंटल राइट क्या हो जाएगा, कर्टेल कर दिया जाएगा स्टेट के द्वारा। मीन्स क्या है कि हर फंडामेंटल राइट के फंक्शन में भी क्या है कुछ लिमिटेशंस दी गई हैं। ठीक है। एक हद तक ही क्या है, एक लिमिट के अंतर्गत ही कोई भी सिटीजन, इंडियन सिटीजन जो है वो क्या है अपने फंडामेंटल राइट्स को इंजॉय कर सकता है। ठीक है। विद इन सर्टेन लिमिट्स। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस में ही कि सब्जेक्ट टू दीज रिस्ट्रिक्शंस द सिटीजन्स हैव कंप्लीट लिबर्टी टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस फॉर परसुइंग लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पजेस। ये कहा गया है कि इन रेस्ट्रिक्शंस के साथ ही क्या है सिटीजन्स के लिए ये कहा गया है उनको इस चीज़ की पूरी स्वतंत्रता है, पूरी लिबर्टी है कि वो क्या कर सकते हैं, ऐसे यूनियन को बना सकते हैं। ठीक है। ऐसे एसोसिएशन को बना सकते हैं, ऐसे फेडरेशंस को बना सकते हैं जो कि क्या कर रहे हों, जो कि जिनकी प्रोसीडिंग्स जो हो या जिनका उद्देश्य क्या हो, जिनका एम क्या है, वो क्या है लॉफुल है। ठीक है। जिनका कि लॉफुल है, लॉफुल ऑब्जेक्टिव है और लॉफुल उनके क्या है पर्पजेज हैं, उनका एम क्या है वो लॉफुल है, ये बताया गया है इसमें कि क्या है कि किसी भी सिटीजन को क्या है कंप्लीटली लिबर्टी है, कंप्लीटली इस बात की फ्रीडम है कि वो क्या कर सकता है, कोई भी ऐसे एसोसिएशन को बना सकता है, यूनियन को बना सकता है जो कि क्या कर रहे हो लॉफुली, उनका जो ऑब्जेक्टिव हो क्या वो क्या हो लॉफुल हो, मतलब क्या हो वो क्या हो कानून के नियमों का पालन करता हो, और उसके जो भी क्या है एसोसिएशन या यूनियन बनाया गया है वो क्या हो गैर कानूनी ना हो, वो लॉ उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हों वो क्या हो लॉफुल हो, यानी लॉ अबाइडिंग हो, लॉ को फॉलो करने वाले हो, और उनके जो भी पर्पजेज हैं, जो उस एसोसिएशन या यूनियन का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए। इसमें मेन चीज़ यही बताई गई है। और अगर किसी भी ऐसे एसोसिएशन या ऐसे यूनियन जिसका कि जो पर्पज है वो क्या करता है, जो उसका प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है, काम करने का तरीका है, या जो उसका ऑब्जेक्टिव है, जो उसका एम है वो क्या है, वो लॉफुल है और वो क्या है लॉ अबाइडिंग है, लॉ के अकॉर्डिंग ही सारे अपने कामों को करता है, तो उस चीज़ के लिए उस संघ को या उस एसोसिएशन को या उस यूनियन को ज्वाइन करने के लिए क्या है इंडिया के प्रत्येक सिटीजन को क्या दी गई है, कंप्लीटली लिबर्टी दी गई है। ठीक है। कंप्लीट उसको क्या है स्वतंत्रता दी गई है कि ऐसे एसोसिएशन या ऐसे यूनियन को वो उसका पार्ट बन सकता है, या ऐसे यूनियन या ऐसे क्या है एसोसिएशन को वो फॉर्म कर सकता है जिसके प्रिंसिपल्स क्या हों, जिसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हों, लॉफुल हो और लीगल हो, यानी लॉ अबाइडिंग हो।
नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ द एसोसिएशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। ये कहा गया है कि राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ द एसोसिएशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो आर्टिकल 19 है उसमें भी जो ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का राइट है, उसमें किसी भी सिटीजन को कंप्लीटली लिबर्टी दी गई है इस बात की कि वो कोई भी एसोसिएशन या यूनियन बना सकता है जो कि लॉ अबाइडिंग हो, ठीक है, जो कि लॉफुल हो। लेकिन क्या है, उसको क्या कराना, उसको रिकॉग्निशन प्रोवाइड कराना, ठीक है, उस एसोसिएशन को रिकॉग्निशन प्रोवाइड कराना, ये क्या है, ये उसका फंडामेंटल राइट नहीं है। ये इस पॉइंट में समझाया गया है कि द राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ द एसोसिएशन, ये कहा गया है कि हर किसी पर्सन को क्या है, एसोसिएशन बनाने की, कोई भी संघ बनाने की, कोई भी फेडरेशन बनाने की क्या है, फ्रीडम है। लेकिन क्या है, उसको ऐसा नहीं है कि उसको क्या है, उसको रिकॉग्निशन प्रोवाइड ही कराया जाए उस एसोसिएशन को या उस संस्था को क्या है कि कोई गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज ही किया जाए, ये चीज़ क्या है, उसका फंडामेंटल राइट नहीं है। इसको कोई भी पर्सन क्या है, क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है, कि ये मेरा एसोसिएशन है और अब आप इसे रिकॉग्निशन प्रोवाइड कराइए। इस चीज़ के लिए कोई फोर्सफुली स्टेट के ऊपर क्या है, कोई प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, ये कहा गया है। आपको, हाँ, आप फॉर्म कर सकते हैं एसोसिएशंस को, आप यूनियंस को बना सकते हैं। यूनियंस का मतलब यहाँ पर है कोई आप संघ बना सकते हैं, कोई फेडरेशन बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि उसको रिकॉग्निशन प्रोवाइड कराई जाए स्टेट के द्वारा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके लिए क्या है, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ट्रेड यूनियंस हैव नो गारंटीड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग और राइट टू स्ट्राइक और राइट टू डिक्लेयर ए लॉकआउट। ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में ये बात कही कि जो ट्रेड यूनियन है उनके पास क्या है, जो भी क्या है, उनके पास क्या है, राइट टू स्ट्राइक नहीं है, ठीक है। उनके पास कोई भी ऐसा कोई गारंटीड राइट नहीं है टू इफेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है, जिससे कि वो इफेक्टिव बार्गेनिंग कर पाएँ या फिर राइट टू स्ट्राइक करें। ये कहा गया है कि ट्रेड यूनियंस के पास राइट टू स्ट्राइक नहीं है, ठीक है, या फिर राइट टू डिक्लेयर ए लॉकआउट नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि ट्रेड यूनियंस क्या करते हैं, राइट टू स्ट्राइक का यूज़ करते हैं और स्ट्राइक कर देते हैं, फोर्सफुली क्या करते हैं, उस पर ऑब्लिगेशन डालते हैं हायर अथॉरिटीज़ पर कि क्या किया जाए, उनकी अगर कोई डिमांड्स कंप्लीट नहीं होती हैं तो हमारी डिमांड्स को पूरा किया जाए। इसके लिए क्या करते हैं, स्ट्राइक की जाती हैं। आप देखते होंगे जगह जगह पर काफ़ी स्ट्राइक की जाती हैं ट्रेड यूनियंस के द्वारा। तो ये कहा गया है कि ये जो राइट है, इसमें क्या है, जो ट्रेड यूनियन को जो राइट दिया गया है, इसमें जो राइट टू स्ट्राइक है, ये क्या है, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कोई गारंटीड राइट नहीं है, ठीक है, कि जिसमें आप अपनी मांगों को मनवाएं। ये कोई आपका क्या है, ये एक लॉफुल तरीका नहीं है, ये कहा गया है, ठीक है, कि क्या किया जाता है, राइट टू डिक्लेयर ए लॉकआउट क्या किया जाता है, ये जो ट्रेड यूनियंस होती है ये स्ट्राइक कर देती हैं, ये क्या कर देती हैं, लॉकआउट कर देती हैं। तो ये सब चीज़ें कहा गया है कि ये क्या है, लॉफुल एक्ट्स नहीं है और ये क्या है, ये कोई गारंटीड राइट नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये, और बार बार आपने देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये क्या है, राइट टू स्ट्राइक बार बार आ रहा है कि राइट टू स्ट्राइक जो है इसको एक फंडामेंटल राइट नहीं माना गया है, ठीक है। इसीलिए क्या है, राइट टू स्ट्राइक हमारे सिटीजन्स को नहीं दिया गया है, चाहे वो फिर ट्रेड यूनियन हो या फिर कोई भी हो, किसी भी पर्सन को नहीं दिया गया है। इसीलिए ये कहा गया है, क्योंकि आप देखते होंगे कि ज़्यादातर ट्रेड यूनियंस क्या करते हैं, इस राइट का यूज़ करते हैं, राइट टू स्ट्राइक करते हैं, फिर क्या कर देते हैं, फैक्ट्रीज़ में जनरली क्या करते हैं, लॉकआउट डिक्लेयर कर देते हैं। तो इस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि आप ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ये क्या है, लॉफुल नहीं है, ठीक है। ये राइट टू स्ट्राइक आपका फंडामेंटल राइट नहीं है।
The right to strike can be controlled by an appropriate industrial law. स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कहा गया था कि जो ये राइट टू स्ट्राइक है, जो अगर आप स्ट्राइक कर रहे हैं तो इसको क्या है, अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉज के द्वारा उसको कंट्रोल किया जा सकता है और आपकी स्ट्राइक को क्या है, बंद किया जा सकता है, आपकी स्ट्राइक को हटाया जा सकता है, ठीक है, कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया था कि क्या है, ये कोई इफेक्टिव आपका बार्गेनिंग करने का प्रोविज़न नहीं है, ठीक है, ये कोई इफेक्टिव आपका वो वेपन नहीं है कि जिसके थ्रू आप क्या करें, अपनी डिमांड्स को कंप्लीट करवाएं। राइट टू स्ट्राइक क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है और उसको अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ के द्वारा क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। और उसके बाद के जो राइट्स अभी इसमें फंडामेंटल राइट्स जो हैं फ्रीडम में, राइट टू फ्रीडम में, अभी ये कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है, इसमें अभी ये 3 बच गए हैं। अपने इस लेक्चर में हमने इन 3 राइट्स को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा राइट पढ़ा हमने राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, और तीसरा हमने डिस्कस कर लिया राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी इसको क्या कह सकते हैं, राइट टू फ्रीली मूवमेंट, ठीक है, या राइट टू मूवमेंट हम सिंपली कहेंगे। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपने लेक्चर में उसके बाद राइट टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड ऑफ बिजनेस। इन सब का भी हम पूरा एनालिसिस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, अभी के लिए यहाँ तक रखते हैं इस लेक्चर में। आई होप कि आपको लेक्चर में समझ में आया हो जो भी पढ़ाया गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।